चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा अगला चैप्टर जिसका नाम क्या होने वाला है इवेंट लूप। इवेंट लूप का क्या मतलब है, क्या क्या हम यहाँ पर देख रहे होंगे। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग जो अभी हम थोड़ी सी करके आए उसको डीप में समझेंगे। बाकी थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का हम इंटरनल समझने की कोशिश करेंगे। जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड क्यों है, किस तरह से चलता है, जो इसका V8 इंजन होता है और ये libUV जिसकी हम बात कर रहे हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, किस हिसाब से कौन क्या काम करता है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर नोड का रन टाइम ओवरऑल कैसे काम करता है, कुछ एग्जाम्पल्स लेकर देखेंगे ताकि हमको अच्छे से कोड वाला जो चीज पार्ट है वो समझ आ पाए, सिंक एसिंक वाला है ना। इवेंट लूप उसके बाद देखेंगे उसमें इवेंट लूप का क्या पार्ट है। और लास्ट में हम देख रहे होंगे एसिंक प्रोग्रामिंग या एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है, ब्लॉकिंग कोड क्या होता है। अभी जो हम लास्ट एक्सरसाइज में चेंज करके आए, यानी हमने उस जो अपना कोड था उसको ऑन के अंदर लिख दिया, उससे क्या एडवांटेज हुआ, क्या डिसएडवांटेज हुआ। बेसिकली ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा इस चैप्टर से हमारी इंप्रूव होने वाली है। जो हमारा कोड है वो भी थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, बट काफी सारे अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर क्लियर होने वाली है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं। और अगर ये आपको एक बार क्लियर हो गए तो बहुत अच्छे से आपको समझ आने वाला है कि जावास्क्रिप्ट या नोड जो है वो किस तरह से किस केस में काम करती है। और जो अभी आपको बहुत बार कॉल बैक के अंदर हम बहुत सारी चीजें लिखते रहते हैं, ठीक से समझ नहीं आता है क्या हो रहा है, वो सब कुछ बहुत अच्छे से यहाँ पर आज समझ आने वाला है। इस बात की गारंटी देता हूँ, इस तरह से आपको इवेंट लूप रन टाइम वगैरह किसी ने आज तक यूट्यूब पर, अगर आपने और कोर्सेज भी पहले देखे हैं तो नहीं समझाया होगा। ठीक है, चलिए और टाइम नहीं लगाते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या देख रहे होंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इवेंट ड्रिवन क्या होता है। देखिए एक चीज हम अभी देख कर आए, हमने कौन सा मेथड यूज किया था उसके लिए, हम यूज कर रहे थे रिक्वेस्ट पर ऑन मेथड, है ना। हमने लिखा रिक्वेस्ट डॉट ऑन, एक बार हमने लिया था वहां पर डेटा, है ना, और दूसरी बार क्या लिया था एंड। यानी हम बोल रहे थे कि भाई ये दो इवेंट जब भी हों तो आप हमको बता दीजिएगा कि ये दो इवेंट हुए, है ना। या इन नॉर्मल चीज में अगर हम बात करें तो होता क्या है, यूजर से भी अगर कुछ हो रहा है, यूजर ने क्लिक किया वहां पर भी कुछ हो रहा है, यूआई की अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करें, अगर यूजर ने अपने बटन पर क्लिक किया, है ना, तो क्या होगा, उसके लिए एक इवेंट लिसनर है, यानी एक कान लगा हुआ है। देखिए क्या दिखा रहा है, एक इवेंट लिसनर है जो सुन रहा है कि यूजर जब भी क्लिक करेगा तो मुझे पता चल जाएगा। और वो इवेंट जाता कहाँ है, वो इवेंट एक क्यू के अंदर चला जाता है। यानी सारे इवेंट बैठकर वेट कर रहे हैं कि जब मेरे इवेंट का नंबर आएगा तब बेसिकली मैं भी कुछ ना कुछ कोड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, इस इवेंट के प्रति कुछ ना कुछ अपनी प्रतिक्रिया दे रहा हूँ, इस इवेंट के प्रति मैं कुछ रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, रिएक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा रिएक्ट वो वाला रिएक्ट नहीं है, नॉर्मल मैं इंग्लिश वर्ड रिएक्ट की बात कर रहा हूँ, है ना। इसी तरह से हमारे चंक के लिए भी हो रहा है, हमारे चंक्स की डेटा की स्ट्रीम आ रही है। हमने यहाँ किस तरह के लिए लिसनर लगाया, हमने बोला भाई जब भी कोई डेटा आएगा, है ना, जब भी आपके पास एक चंक आ जाएगा तो मुझे बता देना, हमने लिसनर लगा दिया। लिसनर के साथ हमने क्या पास किया था, कॉल बैक पास किया था। यहाँ ऑन डेटा के साथ हमने क्या पास किया था, कॉल बैक पास किया था। वो कॉल बैक कहाँ आ जाएगा, इस क्यू के अंदर आ जाएगा। और वो क्यू उसके बाद कहां पर जाएगा, इवेंट लूप के पास जाएगा एग्जीक्यूट होने के लिए। जब ये इवेंट जो हमारा है, इवेंट भी इवेंट लूप के पास जाएगा, उसका जितने भी इवेंट हैंडलर हैं, इवेंट लूप एक एक करके उन इवेंट हैंडलर को एग्जीक्यूट कर रहा होगा। हैंडलर क्या है यहाँ पर, जो कॉल बैक हम पास करें, यानी ऑन में मान लीजिए हमने क्या किया था, चंक को बॉडी के अंदर पुश किया था। ये सब जो हम काम कर रहे हैं ये कहाँ हो रहा है, ये इवेंट हैंडलर के अंदर हो रहा है। इवेंट हैंडलर का क्या मतलब हुआ, उस इवेंट के प्रति आपका रिएक्शन या आपका आप जो भी उसके लिए काम करना चाह रहे हैं वो। तो दो चीजें हुई, एक होगा हमारा इवेंट और एक होगा हमारा इवेंट के लिए रिस्पॉन्स। तो क्या होगा, इसी को बोलते हैं इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, की कहीं पर कोई इवेंट होगा और बाकी लोग उसको रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे, है ना। जैसे क्लास में होता है ना, जैसी टीचर के आने की आवाज होती है, जब हम स्कूल में थे क्या होता था, टीचर के आने की आवाज होती थी सब बच्चे शांत हो जाते थे, यानी सब बच्चे लिसन कर रहे थे एक इवेंट कौन सा, कि टीचर के आने की आवाज आएगी, जैसे ही टीचर के आने की आवाज आएगी हम एकदम रिएक्ट करेंगे, हम एकदम शांत बैठ जाएंगे। जैसे ही घंटी बजेगी, छुट्टी की घंटी बजेगी, क्या होता था, सब लोग लिसन कर रहे हैं कि घंटी की छुट्टी की घंटी कब बजेगी। जैसे ही छुट्टी की घंटी बजेगी हम तुरंत बाहर निकल जाएंगे। वैसे मुझे पता नहीं आजकल स्कूल्स में घंटी बजती है कुछ और होता है, और घंटी बजती होगी ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, है ना। तो घंटी बजी तो आप तुरंत क्या करेंगे, आपके इसका मतलब छुट्टी होगी, फिर टीचर की बात कोई नहीं सुनता, फिर उसके बाद होमवर्क कोई नोट नहीं करता। जैसे ही उसने कहा छुट्टी होगी तुरंत निकल के भागना है। तो हमारा उस समय जो इवेंट हैंडलर है क्या हुआ कि भाई बैग पैक करो निकलो। वैसे बैग पैक तो हम घंटी बजने से पहले ही कर लेते थे, है ना, सब लोग एंटिसिपेशन में बैग पैक कर लेते थे। और यहाँ इवेंट क्या हुआ, घंटी बजना इवेंट हुआ। तो नोड में जब हम रन टाइम चलाते हैं मोस्ट ऑफ द चीजें इवेंट ड्रिवन चल रही होती हैं। इसका क्या एडवांटेज है ये भी हम बाद में समझेंगे, बट मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि बार बार कोई स्कूल के बाहर से आ रहा है, आपका हाथ पकड़ के ले जा रहा है, यानी आपको एग्जीक्यूट करा रहा है, सिंक में एग्जीक्यूट करा रहा है कि चलो भाई छुट्टी होगी घर चलो। वो तो अपना इवेंट बता देगा कि भाई ये काम हो गया, चंक आ गया है, या सारे चंक्स एंड हो गए हैं, उसके बाद आपको जो इस पर रिस्पॉन्ड करना है आप करिए, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, तो ये तो वो इवेंट ड्रिवन जो भी हम करके आए थे। एक चीज जो यहाँ हमको समझनी है वो क्या है, कि जो हमारा जावास्क्रिप्ट है और जो हमारा नोड रन टाइम है वो क्या होता है, सिंगल थ्रेडेड होता है। तो ये बेसिकली चल किस तरह से रहा है, तो देखिए ये हमने पहले भी जब एकदम स्टार्टिंग में डायग्राम बनाया था वहां भी समझा था। यहाँ हम इसको थोड़ा सा और एक डीप में समझने की कोशिश ये कर रहे हैं कि ये सिर्फ रिक्वेस्ट के लिए ट्रू नहीं है। ये रिक्वेस्ट के साथ साथ अगर हम क्या लगा रहे हैं, हम यहाँ इवेंट्स भी लगा रहे हैं, किसी भी तरह का अगर हम काम दे रहे हैं, और बहुत सारे तरह के काम हो सकते हैं, उन सब काम को एग्जीक्यूट करने वाला यहाँ एक ही इंसान है। वो क्या है, वो है ये इवेंट लूप। और इवेंट लूप के पास सिंगल थ्रेड है। ये बहुत बार हम बोल चुके हैं, सिंगल थ्रेड। सिंगल थ्रेड का हमेशा मतलब यही याद रखना है, सिंगल यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी एक बार में सिर्फ एक काम हो सकता है।
अगर सिस्टम में एक थ्रेड है, अभी जब हम नॉर्मल सिस्टम चलाते हैं, आप कंप्यूटर चला रहे हैं, आप इस समय अगर फोन में भी आप देखें वीडियो भी देख रहे हैं, साथ साथ आपका सिग्नल भी कनेक्टेड है, कोई व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है तो व्हाट्सएप मैसेज भी आ रहा है, हो सकता है आपने कोई इंस्टाग्राम पोस्ट अभी अपलोडिंग के लिए लगाई हो, वो पीछे पीछे अपलोड हो रही है। तो एक बेसिकली आजकल मॉडर्न कंप्यूटर बहुत सारे काम एक बार में कर सकता है, बहुत सारे थ्रेड्स पैरेलली एग्जीक्यूट कर सकता है। आपका जो प्रोसेसर है वो भी क्या होता है, मल्टी कोर होता है आजकल, 8 कोर ऐसे, 4 कोर परफॉर्मेंस वाले, 8 कोर बेसिकली नॉर्मल काम करने वाले, छोटा छोटा काम करने वाले। तो होता क्या है, मल्टीपल चीजें एक बार में चल रही हैं। बट जो हमारा नोड का रन टाइम है वो एक बार में सिर्फ एक पर चलता है, यानी एक बार में उसको सिर्फ एक कंप्यूटर का कोर चाहिए जो एक्चुअली चीजें एग्जीक्यूट कर रहा होगा, एक बार में उसको सिर्फ एक बेसिकली चीज चाहिए, यहाँ पर एक ही यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन इसकी बन रही होगी। ठीक है, तो अगर हमने देख लिया कि एक यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन है तो सारी चीजें हमेशा क्या करेंगी, एक क्यू बनाकर वेट करेंगी, चाहे यूजर की कोई रिक्वेस्ट आई हो, चाहे कोई इवेंट आया हो। यानी सिर्फ बाहर एक्सटर्नल रिक्वेस्ट की बात नहीं हो रही है, सारे काम आपका पूरा जो भी काम हो रहा है वो सारे के सारे काम इवेंट लूप कर रहा है और कोई लाइन बनाकर कर रहा है ना। उसको डीप में समझेंगे आगे चल के कैसे। बट इवेंट लूप ऐसा कैसे कर पाता है, देखिए इवेंट लूप ऐसा इसलिए कर पाता है, जो हमने पहले भी बात की थी, कि इसके पास बहुत बड़ा एक क्या होता है, थ्रेड पूल होता है। क्या बोलते हैं इसको, थ्रेड पूल। और ये किसका थ्रेड पूल है, ये है वर्कर थ्रेड्स का, वर्कर थ्रेड्स, है ना। मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है बट हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, वर्कर थ्रेड्स का थ्रेड पूल है। यानी ये तो हमारा मेन है, ये तो राजा है जो बीच में बैठा हुआ है ना, ये मैनेजर है। उसके अलावा यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपना सिंगल सिंगल थ्रेड लेकर बैठे हुए हैं और बहुत सारे काम ये पैरेलली कर सकते हैं। तो ये नोड क्या करता है, जो इवेंट लूप है क्या करता है, बोलता है जो भी इंपॉर्टेंट काम है, मेन एग्जीक्यूशन वाला काम है, वो तो मैं करूंगा। उसके अलावा कोई भी इनपुट आउटपुट वाला काम है, फाइल में जाकर कुछ लिख कर आना है, डेटाबेस से जाकर कुछ लेकर आना है, कुछ ज्यादा कंप्यूटेशन वाला काम है, कुछ बेसिकली कैलकुलेशन आपको बहुत मोटा करना है, वो सब मैं क्या करूंगा, वर्कर थ्रेड्स को पास करता रहूंगा। और वो भी कैसे करूंगा, जब मैं कोई काम वर्कर थ्रेड को दूंगा, मान लीजिए मैंने बोला हम जो भी लिख कर आए थे, मीरा जैन और जेंडर फीमेल हमको ले जाकर फाइल में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए रजिस्टर कॉल बैक करेंगे कि भाई एक काम करो, ये डेटा जाकर फाइल में लिख देना और जब लिख दो तो मुझे बता देना। अभी हमने जो फंक्शन यूज किया था वो था सिंक, है ना, उसको हम चेंज करेंगे, सिंक में काम नहीं करना चाहिए। जब हम सिंक में कर रहे हैं तो क्या होगा, इवेंट लूप ब्लॉक हो जाएगा पूरा का पूरा। यानी जिस टाइम पर हम फाइल में राइट करने गए थे, और फाइल राइटिंग जनरली काफी स्लो प्रोसेस होता है, उस समय अगर और कोई भी काम पेंडिंग आए हुए होंगे तो वो सब क्या हो जाएंगे, वो सब ब्लॉक हो जाएंगे, वो सब रुक जाएंगे, क्योंकि जब तक एक काम होगा, देखिए अगर एक बार में एक ही काम हो सकता है और एक काम आपने बहुत बड़ा उठा लिया, तो क्या होगा, बाकी सारे काम उसके लिए वेट करते रहेंगे कि भाई जब ये काम पूरा होगा तब हमारा नंबर आएगा। तो हम देखेंगे हम क्या गलती कर रहे थे। बट बेसिकली हमको यहाँ पर ये समझना है, इवेंट लूप एक बार में एक काम करता है और मोस्ट ऑफ द काम ये पॉन ऑफ कर देता है, यानी छोटे वाले लोगों को दे देता है, वर्कर थ्रेड को दे देता है, बोलता है जाओ तुम ये काम करके लाओ, और जब काम पूरा हो जाएगा तो वापस आकर मुझे बता देना, वापस आकर मुझे बता देना कि काम पूरा हो गया, उसके बाद फिर से जो करना है वो मैं करूंगा। तो क्या करता है, एक रजिस्टर कॉल बैक करता है, इनको काम देता है, और ये काम जब भी पूरा कर लेते हैं तो ऑपरेशन कंप्लीट का एक कॉल बैक जो है वो वापस इवेंट लूप को देते हैं कि लो भाई ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। और वो जाता कहाँ है, वो एक्चुअली वापस चले जाता है फिर से उसी क्यू में। यानी इवेंट लूप के पास तो सिर्फ एक ही क्यू है यहाँ पर, है ना, जो भी काम आ रहा है वो सब लोग वहीं से वेट कर रहे हैं, लेफ्ट से वेट कर रहे हैं। जब ये भी अपना काम पूरा कर देगा, ये भी एक यूनिट ऑफ काम यहीं जाकर ऐड कर देगा कि भाई तुम भी यहीं चले जाओ, तुम भी लाइन में लग जाओ, जब तुम्हारा नंबर आएगा तो तुम भी एग्जीक्यूट हो जाना। अब वो लाइन लिटरली लाइन नहीं है, देखिए लाइन तो कहीं पर भी लाइन नहीं होती। आप रेलवे स्टेशन पर भी जाते हैं तो वहाँ महिला की लाइन अलग होती है, बुजुर्गों की लाइन अलग होती है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। कुछ काम थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ काम थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, तो लाइन तो लगी हुई है, बट उसके बाद भी कुछ की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, कुछ की प्रायोरिटी कम होती है ना। वो भी अभी हम आगे समझेंगे, बट आपको मेन ये समझ आना चाहिए, इवेंट लूप जो है वो एक सिंगल थ्रेड है, सारा काम उस एक ही थ्रेड से हो रहा है, जिसको भी काम कराना है उस एक ही थ्रेड से कराना है, जो भी मेन काम है। और जो बाकी काम है वो भी यही डिसाइड करेगा कि वो वर्कर थ्रेड से कब कराना है, और वो वर्कर थ्रेड को देता रहेगा और बोलेगा वर्कर थ्रेड को कि जब भी काम हो जाएगा तो वापस आकर मुझे बता देना। ठीक है, उसके बाद ये काम, ये हमको और समझना एक बार बड़ा इंपॉर्टेंट, कि ये दो बेसिकली हमारे कंपोनेंट होते हैं। V8 इंजन के बारे में तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ये libUV का नाम हमने नहीं सुना है, libUV क्या है। तो देखिए V8 इंजन क्या है, ये तो हमको पता है, कहां से निकाला है, क्रोम से निकाला है। क्या हो रहा है यहाँ पर, ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट इंजन है गूगल का, है ना। ये क्या होता था, ये क्रोम को बेसिकली पावर करता है। क्रोम में अंदर जो भी बेसिकली जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करता था वो V8 होता था, तो वही हमने निकाल कर कहाँ लगा लिया है, नोड के अंदर भी लगा लिया है। तो ये क्रोम में नोड.जेएस में यूज होता है, जावास्क्रिप्ट टू नेटिव मशीन कोड ये कन्वर्ट करता है, क्योंकि ये क्या है, देखिए V8 इंजन हर मशीन के लिए अलग होता है। मैं दोबारा रिमाइंड करा दूं, पहले हमने देखा था कि अगर मेरे मैक पर चल रहा है तो भी तो अलग चल रहा है, मेरे पास एक विंडोज का लैपटॉप है वहां चल रहा है तो अलग चल रहा है, मेरे फोन पर चल रहा है तो अलग चल रहा है। यानी V8 के अलग अलग वर्जन हैं, बट सेम जावास्क्रिप्ट का कोड उस मशीन के लिए कैसे एग्जीक्यूट कराना है, क्योंकि हर मशीन का जो कोड है वो अलग होता है, हर मशीन पर चलाने के लिए कोड जो है वो अलग होता है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, उसका हार्डवेयर भी अलग है ना। तो अलग अलग तरह से एग्जीक्यूट होता है, पर सेम हमको कभी फील क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारा तो सेम कोड, सेम वेबसाइट हम किसी भी पे भी जाके खोलते हैं खुल जाती है। वो इसलिए क्योंकि V8 टीम ने V8 को अलग अलग तरह से लिखा है कि मैं जावास्क्रिप्ट तुमको कैसी भी दूं, तुमको वो उस मशीन पर एग्जीक्यूट करानी है। तो V8 का जो मैक पर V8 इंस्टॉल होगा वो अलग होगा, जो विंडोज पर होगा अलग होगा, लाइनक्स पर होगा अलग होगा, मोबाइल पर होगा अलग होगा। ठीक है,
तो ये क्या करता है, हाई परफॉर्मेंस जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन को ये इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है कि काफी तेज, काफी स्पीड से, काफी अच्छे तरीके से जावास्क्रिप्ट जो है एग्जीक्यूट हो पाए। अब ये लिव्यूवी क्या है, ये है मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट लाइब्रेरी फॉर नोड.जेएस। तो ये नोड.जेएस के लिए लिखी हुई है, ये भी मल्टी प्लेटफॉर्म है। मल्टी प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है, यहाँ भी वही मतलब है, मैक, विंडोज, लाइनक्स, फोन्स, ये वो जो भी तरह के अलग अलग चीजें हैं सबके लिए अलग अलग तरह से लिखी हुई है। बट ये मल्टी प्लेटफॉर्म है, यानी आपने अगर लिव्यूवी यूज करा है तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि अब किस मशीन पर कैसे चलेगा, वो सब लिव्यूवी अपने आप हैंडल करती है। और लिव्यूवी का मेन काम क्या है, हैंडल्स एसिंक्रोनस आईओ ऑपरेशंस, यानी ये वो है जो इवेंट लूप के नीचे बैठा हुआ है, वो जो हम कह रहे हैं मल्टीपल वर्कर थ्रेड बनाकर बैठा है और आपके सारे एसिंक्रोनस का एग्जैक्टली क्या मतलब है आगे चल के हम देखेंगे, बट सारे आपके काम करता है, वापस लाकर आपको देता है। वैसे इसी को एसिंक्रोनस बोलते हैं कि आपने अगर किसी को कोई काम बोला तो आप उसका वेट नहीं कर रहे हैं, आपने उसको काम बोला और चले गए, जब वो काम पूरा कर लेगा तो वापस लाकर आपको बता देगा। अगर आप किसी को काम बोले और वेट करते रहे, उसका मुंह ही ताकते रहे कि पहले एक काम करो उसके बाद ही मैं आगे जाऊंगा, तो वो होगा सिंक्रोनस। अगर मैं किसी को काम बताऊं और भूल जाऊं, बोलूं जब काम पूरा हो जाए तो वापस आकर मुझे बता देना, मेरा एक कॉल बैक कॉल कर देना, तो वो होगा एसिंक्रोनस। तो ये एसिंक्रोनस आईओ ऑपरेशंस बनाता है ना। एसिंक्रोनस आईओ ऑपरेशंस आप इसके साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वो जो अभी हम पीछे भी देख रहे थे ना, जो इवेंट लूप के पास ही नीचे बैठा हुआ था, यानी ये सारा काम हैंडल करने की जिम्मेदारी किसकी है, ये सारा काम हैंडल करने की जिम्मेदारी लिब्यूवी लेता है ना। दिस प्रोवाइड्स इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, यानी जो अभी हमने इवेंट ड्रिवन पढ़ा वो भी ये लिब्यूवी प्रोवाइड करता है ना। और ये क्या क्या काम कर रहा होता है, हमारे फाइल सिस्टम, नेटवर्किंग एंड टाइमर्स, नॉन ब्लॉकिंग अक्रॉस प्लेटफॉर्म, यानी ये सारे के सारे काम कौन कर रहा होता है, हमारे लिब्यूवी कर रहा होता है। तो अगर हम नोड का रन टाइम देखेंगे, नोड के रन टाइम में मेनली ये दो ही चीजें एग्जिस्ट करती हैं। क्या एग्जिस्ट करता है, एक तो V8 इंजन जो जावास्क्रिप्ट को लगातार मशीन कोड में कन्वर्ट करके चलाता है, और libUV जो कि एक C++ की एसिंक लाइब्रेरी है, ये बाकी सारा काम, चाहे इवेंट लूप का काम है, चाहे थ्रेड पूल है, ये सारा का सारा काम एक्चुअली हो रहा है libUV में। यानी एक्चुअल जो मास्टर है यहाँ पर वो V8 नहीं, एक्चुअल जो मास्टर है वो libUV है। V8 सिर्फ इतना काम कर रहा है कि libUV जो भी इसको कोड देगा बेसिकली मशीन पर एग्जीक्यूट करने के लिए, वो ही एग्जीक्यूट कर रहा होगा। सिर्फ जावास्क्रिप्ट के कोड को मशीन पर एग्जीक्यूट कराना सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है V8 की, और बाकी सारा जो काम है वो यहाँ पर libUV कर रहा होता है। ठीक है, हमको इनका डिफरेंस भी समझ आ गया। अब हम देख रहे होंगे नोड रन टाइम एक्चुअली किस तरह से काम करता है ना। तो देखिए यहाँ पर कुछ एनिमेशन हैं जो किससे लिए हमने, फेब्री लाउ एंड एंड्रयू हू 368 है ना, इन्होंने बहुत अच्छा सा ब्लॉग बनाकर ये एनिमेशन बनाई है हमारे यूज के लिए, ताकि बेसिकली सबके यूज के लिए, ताकि हम लोग इसे ठीक से समझ पाएं। तो एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले लेफ्ट में हम कोड देखते हैं। देखिए लेफ्ट में कोड क्या है, एक कंसोल लॉग हमारे पास लिखा हुआ है स्टार्टिंग नोड.जेएस है ना, उसका इन्होंने एक डीबी क्वेरी लिखी हुई है। अभी डीबी क्वेरी हमको नहीं देखना है कि हम कैसे करते हैं, अभी हमको क्या समझना है, ये एक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है। यानी इस पूरे को आपको अंदर घुस के नहीं देखना है, झांक के नहीं देखना, आपको वैसे समझना है एक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है, उसके बाद फिर से कंसोल लॉग यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो सेकंड ऑपरेशन है हमारा, ये क्या है, ये हमारा एक एसिंक ऑपरेशन है। यानी यहाँ पर वही जो हमारी libUV है वो काम करने वाली है। क्या काम करने वाली है, काम हम उसको दे देंगे, बोलेंगे जब तुम्हारा काम हो जाएगा तो हमको बता दीजिएगा। तो इसका आउटपुट यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से कोड चलने वाला है। आपको अभी तक जब हम ऐसी डायरेक्ट निगाहों से कोड देखते हैं तो हमको लगता है पहले ये लाइन चलेगा है ना, अगर कोई पूछेगा हम क्या बोलेंगे, नंबर 1 पे ये लाइन चलेगा, फिर 2 पर ये लाइन चलेगा और 3 नंबर पर ये लाइन चलेगा है ना, क्योंकि जिस सीक्वेंस में लिखे हैं उसी सीक्वेंस में चलेंगे। ये बात तो आपकी ठीक है, बट इनका जो रिजल्ट है वो उसी सीक्वेंस में नहीं आने वाला है। कैसे, सबसे पहले हम बोलेंगे स्टार्टिंग नोड.जेएस है ना, तो ये क्या हुआ, देखिए V8 इंजन के पास आएगा सबसे पहले क्या, स्टार्टिंग नोड.जेएस। अभी यहाँ पर जब हम एनिमेशन में देखेंगे आया, देखो कंसोल लॉग आया, तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट में आ गया लिखा हुआ स्टार्टिंग नोड.जेएस। ये बात बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जब डीबी क्वेरी चलेगी तो क्या होने वाला है, डीबी क्वेरी जैसी ही चलेगी तो ये तो हमारा एसिंक ऑपरेशन है, तो इसके लिए हम क्या करने वाले होंगे, इसके लिए हम डीबी क्वेरी को लेंगे और सीधे ले जाकर डाल देंगे libUV में। तो देखिए पहली लाइन चली, अभी यहाँ एरो दिखा रहा है पहली लाइन चली। अब जैसे ही दूसरी लाइन यहाँ पर चलेगी, डीबी क्वेरी चलेगी, तो क्या होगा, अभी पहली लाइन चली, इसके बाद अब चलेगी, अच्छा अभी यहाँ पर पहली लाइन हमने दिखाई है ना, कि पहली लाइन जब भी चल रही है तो क्या हो रहा है, कंसोल लॉग आ रहा है और आउटपुट में हमारे हमको क्या दिख रहा है, नोड.जेएस जो है वो दिख जा रहा है। तो पहली लाइन तो हमको समझ आ रही है बाय डिफॉल्ट है ना। अगर अगली लाइन हम देखेंगे, देखिए जैसे ही कंट्रोल अगली लाइन पर जाता है, डीबी क्वेरी आती है, डीबी क्वेरी चली जाती है libUV के अंदर है ना। कहाँ चली जाती है, libUV के अंदर चली जाती है। वो अपने आप कुछ एग्जीक्यूट अभी कर ही नहीं रही है, उसको तो पता है ये एसिंक ऑपरेशन है, तो libUV के पास वो भेज देगा, बोलेगा जब तुम्हारा काम हो जाएगा तो मुझे बता देना। V8 ने अभी यहाँ पर कोई काम नहीं किया, इसको सीधे कहाँ पास कर दिया, libUV के पास कर दिया। तो ये जो क्वेरी एग्जीक्यूटेड मेरा जो कोड लिखा हुआ है, ये भी आउटपुट में नहीं आया है ना। उसके बाद क्या होगा, कोड आगे बढ़ जाएगा। अभी libUV अपना काम कर रहा है, पर जो लेफ्ट में कोड है वो आगे बढ़ जाएगा कहाँ, बिफोर क्वेरी रिजल्ट पर। ये क्या करेगा, आगे बढ़ जाएगा। libUV अभी पैरेलली अपना काम कर रहा है, क्योंकि libUV के पास क्या है, libUV के पास वर्कर थ्रेड है, वो काम अपने अपने थ्रेड में कर रहे हैं। हमारा जो V8 इंजन वाला जो मेन थ्रेड है वो आगे बढ़ जाएगा, कंसोल लॉग पर आएगा। और देखिए इसलिए सेकंड आउटपुट हमारा यहाँ पर क्या आ गया है, सेकंड आउटपुट हमारा आ गया है बिफोर क्वेरी रिजल्ट। क्वेरी एग्जीक्यूटेड नहीं आया अभी, बिफोर क्वेरी रिजल्ट जो है वो पहले आ गया है। तो बिफोर क्वेरी रिजल्ट यहाँ पर आ गया है ना। अभी libUV अभी भी अपना काम कर रहा है। अब क्या होगा, अब मान लीजिए libUV का काम भी पूरा हो जाता है,
तो libUV उसके बाद क्या कर रहा होगा, उसको उठाकर डाल रहा होगा यहाँ इवेंट क्यू में, है ना। जो हमने देखा था वो क्या करेगा, हमेशा क्यू में डाल देगा। इवेंट क्यू से वो फिर से आएगा कॉल बैक यानी V8 इंजन में एग्जीक्यूट होने के लिए, और उसके बाद मेरा तीसरा जो आउटपुट है वो यहाँ पर आ रहा होगा, क्या, क्वेरी एग्जीक्यूटेड, है ना। तो ये हमको समझ आना चाहिए क्या हुआ। देखिए इवेंट लूप ने इसको घुमाकर कहाँ डाल दिया, V8 इंजन डाल दिया। इवेंट लूप का काम क्या है, इवेंट लूप का काम है जब भी कोई भी काम एग्जीक्यूट करने के लिए हो तो उसको एग्जीक्यूट करना। V8 के पास जब भी कोई काम है, बेसिकली इवेंट क्यू में जब भी कोई काम है तो उसको V8 से एग्जीक्यूट करना, है ना। तो ये भी हालांकि जो एनिमेशन है वो 100% ट्रू नहीं है। इवन जब कंसोल लॉग चल रहा है ना तो वो भी कहाँ आएगा, पहले इवेंट क्यू में आएगा। इवेंट क्यू से इवेंट लूप उसको एग्जीक्यूट करेगा V8 इंजन के पास, और उसके बाद वो एग्जीक्यूट हो रहा होगा, उसके बाद आउटपुट उसका यहाँ पर आ रहा होगा। पर मोटा मोटा हमको क्या समझ आया कि कैसे V8 और libUV दोनों भाई भाई की तरह साथ मिलकर काम करते हैं। एग्जैक्टली जावास्क्रिप्ट को जब भी कन्वर्ट करना है तो वो काम V8 कर रहा होता है, बट जब भी कोई भी काम अगर एसिंक हमको करना है, वर्कर थ्रेड से कराना है, तो उसकी जिम्मेदारी libUV ले लेता है। और जब उसका काम पूरा हो जाता है तो क्या करता है, वापस सीधा V8 के पास नहीं आता। जब उसका काम पूरा हो जाता है तो वो सारा वो जो भी उसने कॉल बैक दिया है वो कॉल बैक एग्जीक्यूशन के लिए डाल देता है इवेंट क्यू में, और इवेंट क्यू के पास फिर से जब भी मौका लगता है तो उसको यहाँ पर सॉल्व कर रहा होता है। देखिए अगर आपको ये समझना है, इससे और डीप में अभी हमने थोड़ा सा कर्सरी लेवल पर कवर किया है कि जावास्क्रिप्ट किस तरह से काम करती है। मैं एक वीडियो लिंक करता हूँ, है ना, हमारे इस वीडियो के नीचे लिंक होगा, या आप खुद भी चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। हमने एक वीडियो बनाया है हाउ जावास्क्रिप्ट वर्क्स के नाम से, है ना। आधे घंटे का वो वीडियो है, अगर आपने वो पहले नहीं देखा है आपको वो जरूर देखना चाहिए। उस वीडियो में हमने एक एक स्टेप बताया जावास्क्रिप्ट में, बहुत खोलकर उसका पूरा रन टाइम, और बहुत अच्छे से एनिमेशन है वहां पर जिनसे बताया कि किस तरह से ये जो जावास्क्रिप्ट में इवेंट लूप है वो एक्जैक्टली किस तरह से काम करता है। मोस्टली पूरा वो वीडियो आप ही मान लीजिए इवेंट लूप के बारे में ही है ना। पर वो थोड़ा सा ब्राउजर के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेंट्रेटेड है, ब्राउजर में इवेंट लूप कैसे काम करता है, बट सेम ही चीज है, चाहे आप ब्राउजर में लगाएं चाहे यहाँ लगाएं, इवेंट लूप बेसिकली इवेंट लूप की तरह ही काम जो है वो कर रहा होता है ना। तो अगर आपको इवेंट लूप वहां समझ आ गया तो यहाँ भी समझ आ जाएगा, यहाँ समझ आ गया तो वहां आपको और डीप में समझ आ जाएगा। तो ये हुआ कि हमारा जो एंड्रॉइड रन टाइम है वो बेसिकली किस तरह से काम कर रहा होता है। अब यहाँ एक बात हम और कर लेते हैं, ये जो इवेंट लूप है हमने बोला था कि भाई सबकी प्रायोरिटी बराबर नहीं होती, है ना। मेट्रो में जाते हैं तो अगर आप लड़के हैं और आप थोड़े जवान उम्र के हैं तो आपको खड़े ही रहना पड़ेगा, है ना। हालांकि समय धीरे धीरे चेंज हो रहा है, लड़कियां भी आजकल मोस्टली अपने आप चूज करके मैंने देखा खड़ी हो जाती हैं। बट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रायोरिटी चीजों की अलग अलग होती है। तो यहाँ भी क्या है, जो इवेंट लूप है हमारा जो लग रहा है, इसकी एक प्रायोरिटी है कि मैं किस किस प्रायोरिटी में चीजों को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, और ये वो प्रायोरिटी है। ये हमने कहाँ से लिया है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है Node.js की, वहां पर ये लिखा हुआ है कि ये मैं किस किस प्रायोरिटी में चीजों को एग्जीक्यूट करता हूँ, है ना। तो देखिए मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्या इसको बिना पढ़े हम अपना काम नहीं कर सकते Node.js का, बिल्कुल कर सकते हैं। बट इससे आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है, थोड़ी सी बात समझ आ जाती है कि कौन सी चीज कब एग्जीक्यूट होने वाली है, कौन सा कोड मैं कहाँ लिखूंगा तो पहले एग्जीक्यूट होगा बाद में एग्जीक्यूट होगा, है ना। ये क्रिटिकल नहीं है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, एक एक स्टेप इसका याद रखने की, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। बट एक बार आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है कि क्या चीजें कैसे चल रही है ना। तो इसके नोट्स मत बनाने की कोशिश करिएगा, याद करने की कोशिश मत करिएगा, एक बार समझने की कोशिश करिएगा कि हम यहाँ क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं सबसे पहले अगर कोई भी टाइमर्स हैं तो वो एग्जीक्यूट होंगे, टाइमर्स के कॉल बैक्स हैं तो वो एग्जीक्यूट होंगे। मतलब अगर हम यहाँ देखेंगे दिस फेज एग्जीक्यूट्स कॉल बैक शेड्यूल्ड बाय सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल, ये दो मेथड हमने देखे हैं पहले भी, दो फंक्शन हमने देखे हैं। तो अगर आपने कोई भी चीज सेट टाइम आउट या सेट इंटरवल से करी है तो सबसे पहले इवेंट अगर क्यू में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं तो सबसे पहले पूछेगा आप में से टाइमर वाले हैं क्या, कोई जिनको टाइमर का एग्जीक्यूशन करना है। कोई बोलेगा हाँ मुझे टाइमर का एग्जीक्यूशन मतलब क्या, टाइमर सेट करना नहीं। आपने मान लीजिए 1000 का सेट टाइम आउट लगाया था यहाँ पर, है ना, आपने लिखा सेट टाइम आउट, फंक्शन ऐसे लिखते थे ना, आपने लिख दिया 1000 मिली सेकंड बाद एग्जीक्यूट होना चाहिए, कुछ आपने कॉल बैक दे दिया कि भाई ये मेरा एग्जीक्यूट कर देना। तो वो बोलेगा भाई किसी का टाइम पूरा हो गया, कोई वो वाला है क्या, तो वो आ जाओ, क्योंकि समझ रहा है यार आपने बोला था 1 सेकंड बाद एग्जीक्यूट करना, अगर ये लाइन में खड़े रहेंगे तो इनका काम डिले हो जाएगा, तो हो सकता है काम जो है इफेक्ट हो। तो सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो मिलेगी वो मिलेगी टाइमर्स को, यानी अगर कोई भी टाइमर पेंडिंग है तो सबसे पहले वो एग्जीक्यूट होगा। सेकंड नंबर किसका आएगा, जब कोई भी टाइमर पेंडिंग नहीं है तो आएगा पेंडिंग कॉलबैक्स का नंबर। पेंडिंग कॉलबैक्स क्या है, एग्जीक्यूट्स आईओ कॉलबैक्स डेफर्ड टू द नेक्स्ट लूप आइटरेशन, है ना। ये भी हम आगे पढ़ेंगे आती कहां पे है, पर कई बार क्या होता है बहुत ज्यादा आईओ इकट्ठे हो गए हैं तो क्या बोलता है नहीं मेरे को दोबारा टाइमर्स तक जाना है, मुझे जो इंपॉर्टेंट काम है पहले वो करने हैं। तुम एक काम करो, तुम वापस चले जाओ, तुम एक काम करना नेक्स्ट साइकिल में एग्जीक्यूट हो जाना। तो अगर कोई ऐसा है जो पिछली साइकिल का एग्जीक्यूशन बचा है, यानी ये इवेंट लूप क्या है, ये एक बार इसमें नहीं घूमता है तो पूरा दिन ऐसे ही घूमता रहेगा, जब तक चलेगा ये सारे काम ऐसे ही बार बार ही एग्जीक्यूट करता रहेगा एक डायरेक्शन में। तो अगर पहली बार चलते हुए इसने बोला था नहीं मुझे बहुत टाइम हो गया ये सब आईओ का काम करते हुए, मुझे और काम भी देखने हैं, तुम बाद में आना, तो अगर कोई पेंडिंग वाला है तो पहले उसका एग्जीक्यूशन हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या है, आइडल प्रिपेयर यूज्ड ओनली इंटरनली, तो ये इंटरनल इसके कुछ यूजेस के लिए होता है कि स्टेट्स अगर इसको चेंज करनी है, आइडल प्रिपेयर अगर इसके डीप में नहीं जाएंगे, बट ये इंटरनली यूज होता है, कुछ इंटरनल इसको काम करने तो वो काम कर रहा होगा। उसके बाद आ जाता है मेन पोल क्या करता है, रिट्रीव्स न्यू आईओ इवेंट्स, कि अगर कोई नए आईओ इवेंट किसी ने लगाने की कोशिश की है, शेड्यूल करने की कोशिश की है तो वो होंगे।
उसके अलावा एग्जीक्यूट्स आईओ रिलेटेड कॉलबैक्स ऑलमोस्ट ऑल विद एक्सेप्शन ऑफ क्लोज कॉलबैक्स, यानी अब जो भी किसी ने मान लीजिए आईओ पूरा कर दिया, जो हमारा libUV है वो क्या बोल रहा है, आपने उससे डेटाबेस से क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए कहा था उसने कर दी, फाइल में कुछ राइट करने के लिए कहा था उसने कर दिया, बहुत सारे काम पेंडिंग हो गए हैं, वो कहाँ भेज रहा है, हमने देखा था वो इवेंट क्यू जो है उसमें भेज रहा है। अब ये इवेंट क्यू में से जो भी काम है पोल स्टेज में वो सब वो एग्जीक्यूट कर रहा होगा, सिर्फ क्या छोड़कर अगर कोई क्लीन अप वाला काम है, कहीं सिर्फ मेमोरी क्लीन करना है, कनेक्शन को बंद करना है, अगर सिर्फ इस टाइप के काम है तो बोलता तुमको मैं बाद में भी कर सकता हूं, तुम सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन वाले काम हो, तुम थोड़ी देर रुक जाओ, तुमको बाद में करूंगा, पहले बाकी सारे काम एग्जीक्यूट कर लेता हूं। उसके अलावा द वंस शेड्यूल टाइमर्स एंड सेट इमीडिएट नोड विल ब्लॉक हियर व्हेन अप्रोप्रिएट, तो क्या करता है कि एक बार पोल के टाइम पर एक बार दोबारा से जाकर चेक कर लेगा कि कोई अगर टाइमर्स थे तो उनको दोबारा एक बार टाइमर्स को मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूं, किसी में अगर सेट इमीडिएट दिया हुआ है तो वो भी मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूं, है ना। इनको छोड़कर बेसिकली बाकी एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद आता है चेक, सेट इमीडिएट कॉलबैक्स आर इन्वोक्ड हियर, यानी कई बार आप सेट इमीडिएट फंक्शन यूज कर सकते हैं, हमने पहले नहीं पढ़ाया पर सेट इमीडिएट भी होता है जहां पे बोलते हैं कि भाई इसको इमीडिएटली एग्जीक्यूट कर देना, तो अगर वो है ऐसा कोई भी पेंडिंग है तो उसके बाद सेट इमीडिएट वाला एग्जीक्यूट होने वाला है। देखिए इनकी प्रायोरिटी टाइमर से कम है ना, तो टाइमर्स की प्रायोरिटी ज्यादा है, सेट इमीडिएट की प्रायोरिटी कम है। उसके बाद कोई भी ऐसा है जो सेट इमीडिएट वाले हैं तो वो एग्जीक्यूट हो रहे होंगे, लास्ट में हो रहे होंगे क्लोज कॉलबैक्स, यानी कहीं पर भी अगर आपने क्लीन अप करने की कोशिश की है, बहुत सारी चीजें आप ये बोल रहे हैं कि भाई ये रिसोर्स में यूज कर रहा था इसको बंद कर दीजिए, उस फाइल को वहां बंद कर दीजिए, नेटवर्क कनेक्शन को बंद कर दीजिए, मेमोरी क्लीन अप कर दीजिए, यानी जो भी साफ सफाई वाले काम है अगर कोई ऐसा भी हो रहा है तो उसके बाद क्लोज कॉलबैक्स पे आएगा और वापस घूमकर चला जाएगा टाइमर्स के पास, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मोटा मोटा ये समझ आना चाहिए कि इवेंट लूप इन सारे कामों में, जो 6 काम है इनमें बार बार घूमता रहता है और बार बार इनको एग्जीक्यूट करता रहता है। तो टाइमर्स की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, उसके बाद कॉल बैक्स, फिर आइडल, फिर पोल, फिर चेक, फिर क्लोज कॉल बैक्स, इसी को ये बार बार करता रहता है। और जो भी आएंगे वो सब कहाँ आएंगे, वो एक क्यू में यहाँ पर आते रहेंगे और हर बार ये पहले क्यू में पूछेगा ये वाले कौन है। जैसे अगर आप लोगों में से कभी किसी ने फ्लाइट लिया हो, फ्लाइट में आप जाते हैं तो क्या पूछते हैं सबसे पहले बोर्डिंग के टाइम पर कि रो ए से रो डी वाले कौन कौन से हैं, सबसे पहले वो आ जाइए। तो वहां सब लोग लाइन बनाकर बैठे हैं, सब लोग वेट कर रहे हैं, बट उसके बाद क्या उनकी प्रायोरिटी ज्यादा, उससे पहले बोलेगा बिजनेस क्लास वाले कौन है वो आ जाइए, फर्स्ट क्लास वाले कौन है वो आ जाइए, उनके बाद आपका नंबर आएगा। तो यहाँ पर भी यही है, टाइमर्स वाला फर्स्ट क्लास है, पेंडिंग कॉलबैक्स बिजनेस क्लास है, बाकी सब हम इकोनॉमी वाले अलग अलग सीट वाले हैं कि आपको किस किस सीट पर बैठना है। पर इवेंट लूप आपके लिए क्या कर रहा होता है, इवेंट लूप आपके लिए इन सबको लगातार एग्जीक्यूट कर रहा होता है, क्योंकि वो सिंगल है, हमने बार बार मैं याद दिला रहा हूँ सिंगल थ्रेड है, एक बार में एक ही काम कर सकता है, तो वो बेसिकली अपना इस तरह से लाइन बनाकर इन सब चीजों को एग्जीक्यूट कर रहा होता है ना। इसी चीज के लिए एक ये दूसरा बेसिकली डायग्राम है समझने के लिए, यहाँ भी क्या है आपको दिखा रहा है इवेंट लूप कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। पहले टाइम आउट इंटरवल वाले काम करेगा, फिर नेटवर्क डिस एंड चाइल्ड प्रोसेसेस वाले काम करेगा, सेट इमीडिएट करेगा, क्लोज इवेंट्स करेगा, है ना। यहाँ हमने 4 ही क्यों दिखाए 6 के बजाय, क्योंकि देखिए एक तो ये इंटरनल है, माफ कीजिएगा, जो हम इससे पहले देख रहे थे उसमें जो पोल सॉरी जो आइडल प्रिपेयर वाला स्टेट था वो इंटरनल था, और जो बेसिकली क्लोज कॉलबैक है यानी वे सिर्फ क्लीन अप वाले काम है, सेट इमीडिएट वाले काम है ना। तो अगर हम यहाँ पर दोबारा आकर देखें तो हम क्या क्या दिखा रहे हैं, सेट जो टाइमर वाले काम है वो हो गए, जो पोल वाले काम है पेंडिंग कॉलबैक वाले काम है वो हो गए, सेट इमीडिएट हो गया और क्लीन अप वाले काम हो गए, है ना। तो वैसे 6 स्टेट्स हैं, आप मोटा मोटा जिस भी तरह से समझना चाहें इसको समझ सकते हैं। अब हमने आज ज्ञान तो बहुत ले लिया है ना, हमको 15-20 मिनट हो गए करते हुए, हमने बहुत सारा ये समझ लिया कि ये सिंगल थ्रेडेड का मतलब क्या है, इवेंट लूप का मतलब क्या है, सब चीज़ों का मतलब क्या है, तो हमने समझ लिया। अब एक बार वापस आकर ये समझते हैं कि जो हमने कोड लिखा था उसमें हमको क्या चेंजेस की जरूरत थी, है ना। वैसे हमने ये काम एक बार इसमें कर लिया है, जो हमने एक्सरसाइज किया था, प्रैक्टिस सेट किया था, उसमें एक बार कर लिया है, फिर भी मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ क्या बोल रहा था, है ना। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमने प्रैक्टिस सेट किया था उसको हम बना लेते हैं चैप्टर नंबर 6 के अंदर। तो एक नया चैप्टर यहाँ बना लेंगे, क्या, चैप्टर 6, इसका नाम क्या रख देंगे, इवेंट लूप। और इवेंट लूप पे हम क्या करने वाले हैं, जो 5 का कैलकुलेटर था ना, इस कैलकुलेटर को मैं ले आता हूँ उठा करके, उसको मैंने कॉपी कर लिया और चैप्टर 6 के अंदर लाकर कर लिया पेस्ट, है ना। इसी के अंदर मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, क्या, जब हम सम के अंदर गए, है ना, बाकी सबको हम बंद कर देते हैं, क्लोज ऑल, है ना। अच्छा ऑल ही कर दिया मैंने, क्लोज अदर्स करना। जब हम सम के अंदर गए तो देखिए सम के अंदर क्या हो रहा है, हमने जो रिस्पॉन्स रिटर्न किया है ये कहाँ किया है, एंड के अंदर किया है। अगर मैं रिस्पॉन्स बाहर रिटर्न कर रहा होता, है ना, अभी के लिए मान लीजिए हमको यहाँ पर रिजल्ट नहीं बताना था, है ना, रिजल्ट तो हम नहीं बता पा रहे हैं, या मैं बस ये बोल देता हूँ योर सम इज 78, है ना। पहले एक बार समझने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है। मैं जो रिजल्ट हमने बनाया ना, इससे अच्छा तरीका है, मैं क्या करता हूँ, ये जो रिजल्ट है इसको हम बाहर डिक्लेयर कर लेते हैं बॉडी के पास, जैसे हमने बाकी चीजें डिक्लेयर की हैं, रिजल्ट भी कर लेते हैं, और कॉन्स्ट की जगह इसका जो डिक्लेरेशन है वो हम लेट कर देते हैं। लेट रिजल्ट इज दिस, रिजल्ट हम यहाँ पर सेट कर देंगे, है ना, और रिजल्ट उसके बाद यहाँ पर यूज कर लेते हैं। इसमें तो हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए,
है ना। वेरिएबल अब हमने ऊपर डिक्लेयर कर लिया है, बॉडी भी तो हमने अंदर से एक्सेस किया था, इसी तरह से हमने रिजल्ट को भी एक्सेस करके यहाँ से सेट कर दिया और उसका हमने यहाँ पर सेट कर दिया उसके बाद। ठीक है, अब एक बार मैं आपको चलाकर दिखाता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम होने वाली है। इसको हम किल कर लेते हैं सर्वर को। हमको कैलकुलेटर में ही आना है, पर भाई हमको अब आना है चैप्टर 6 में। ठीक है, कैसे चलाएंगे, ऐप डॉट जेएस से ही चला रहे होंगे। ऐप डॉट जेएस से चला लिया, बोल रहा है लोकल होस्ट 3000 पे आपका सर्वर चल गया है। तो उसको हम वापस ले जाते हैं होम पेज पर। अच्छा, कैलकुलेटर पेज पर आ गया, होम पर भी ले जा सकते हैं, होम पर ले जाते हैं। ठीक है, होम पर आगे देखिए यहाँ नीचे हमारे पास रिक्वेस्ट जो है वो आ रही है ना। अच्छा, होम की अभी रिक्वेस्ट नहीं आई, अभी रिफ्रेश कर देता हूँ। देखिए अब रिक्वेस्ट आ गई, जो हमारा नया वाला कोड है वो यहाँ पर लोड हो गया। मैंने बोला गो टू कैलकुलेटर, तो ये कैलकुलेटर पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ 5,9, है ना। 5 और 9 का सम हमको करना है। मैंने बोल दिया सम करने के लिए, क्या बोल रहा है, योर सम इज अनडिफाइंड। ऐसा क्यों बोल रहा है यार ये कि योर सम इज अनडिफाइंड, ये अब समझने की कोशिश करते हैं। यानी रिजल्ट तो सेट हो जाना चाहिए था, मैंने 5 और 9 बोला तो रिजल्ट तो यहाँ पर सेट हो जाना चाहिए था, है ना। तो फिर रिजल्ट सेट क्यों नहीं हुआ। और देखिए मैंने जब यहाँ पर कंसोल लॉग किया है तो रिजल्ट आया भी है 14, है ना। तो ये आया भी है 14 सम, ऐसा नहीं कि एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। देखिए 14 यहाँ पर दिख रहा है आराम से, तो 14 आया तो था। तो जब मेरा आउटपुट आया तो आउटपुट पे यहाँ अनडिफाइंड क्यों बोल दिया इसने, 14 क्यों नहीं बोला। देखिए यही एसिंक वाली बात हमको समझनी है। हो क्या रहा है, जब यहाँ पर कोड एग्जीक्यूट होगा, हमारा ये रिक्वेस्ट हैंडलर एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ है, यहाँ आएगा यहाँ आएगा यहाँ आएगा। देखिए जैसे ही ये हमने ऑन वाला तरीका लगाया तो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ एक इवेंट को हम लिसन कर रहे हैं। हमने बोला जब भी भाई तेरे पास डेटा होगा तो हमको बता देना। कैसे बता देना, ये हम कॉल बैक मेथड पास कर रहे हैं, इस मेथड को हमारे, इस फंक्शन को हमारे कॉल कर देना। तो देखिए एक तरह से क्या है, ये फंक्शन अभी तुरंत एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ये फंक्शन कब एग्जीक्यूट होगा, जब डेटा आ जाएगा, हम आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद हमने क्या बोला कि भाई जब डेटा खत्म हो जाए, एंड आ जाए, तो उसके बाद इसको एग्जीक्यूट कर देना। उसने कहा ठीक है, उसके बाद मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने कहा एक काम कर, हेडर भी सेट कर दे और ये जो रेस्पॉन्स डॉट राइट है यहाँ रेस्पॉन्स भी राइट कर दे और रेस्पॉन्स एंड कर दे। तो देखिए अभी क्या हुआ है, अभी अगर डेटा नहीं आया है तो ना ये एग्जीक्यूट हुआ है ना ये एग्जीक्यूट हुआ है। पहले क्या एग्जीक्यूट हो गया है, पहले ये एग्जीक्यूट हो गया। तो पहले जब ये एग्जीक्यूट हुआ उस समय तक रिजल्ट अनडिफाइंड ही था, रिजल्ट आपने सेट ही बाद में किया, ये जब बाद में कॉल होगा तब सेट हुआ है। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे सर, ये तो आप बोल रहे हैं, ट्रस्ट तो हम आपको करते हैं बट वेरिफिकेशन भी जरूरी है। कैसे करेंगे वेरिफिकेशन, तो देखिए काम करते हैं, यहाँ हम सब में सीक्वेंस लगा देते हैं। यहां मैं लगा देता हूं कंसोल डॉट लॉग चंक केम। ठीक है, यहां हमने लगा दिया चंक केम। उससे पहले यहां हम लगा देते हैं, ये देखिए इन सम रिक्वेस्ट हैंडलर तो हमारे पास पहले से ही है, इसको हम दे देते हैं नंबर 1। सबसे पहले अगर नॉर्मली कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता तो ये होता, उसके बाद नंबर 2 चंक केम आता है ना। तीसरा क्या होता, यहां बोल देते हैं नंबर 3 रिक्वेस्ट एंडेड, है ना, या रिक्वेस्ट एंड इवेंट एग्जीक्यूटेड बोल देते हैं उसको, एंड इवेंट केम, है ना, एंड इवेंट आ गया। और उसके बाद यहाँ सबसे लास्ट में क्या आएंगे, नंबर 4 सेंडिंग द रेस्पॉन्स। क्या बोल देंगे, सेंडिंग द रेस्पॉन्स। ये चारों चीज हमने बोल दी। अब हमको सीक्वेंस समझ आ जाना चाहिए, क्या चीज किस हिसाब से एग्जीक्यूट हो रही है ना। वापस आ जाते हैं नीचे, इसको किल कर लेते हैं, दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। यहाँ आ गए, वापस आ गए, 5 और 9 का फिर से सम करते हैं। मैंने फिर से सम किया। अब देखिए जो मेरा सीक्वेंस आया वो क्या क्या आया। सबसे पहले बोल रहा है, सबसे पहले मैं आया हूं इन सम रिक्वेस्ट हैंडलर में, कैलकुलेट रिजल्ट, बिल्कुल सही बात है, सबसे पहले यहीं पर आएंगे, है ना। 1 के बाद देखिए सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, सबसे पहले 4 प्रिंट हो गया 1 के बाद, यानी ना 2 प्रिंट हुआ है ना 3 प्रिंट हुआ है। सबसे पहले क्या प्रिंट हो गया, 4 प्रिंट हो गया। क्यों, क्योंकि अगेन हमको ये समझना है, ये कॉल बैक्स हैं, ये हम इमीडिएटली एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, हम उसको बोल रहे हैं ये काम हो जाएगा तो ये कर लेना, है ना। ये इस तरह से कि आप अपने घर में मम्मी आपको बोलते हैं, मान लीजिए कि ये लो एटीएम कार्ड, एटीएम कार्ड से पैसे निकालो, और जब पैसे निकाल लो तो उसके बाद वापस आते हुए दही ले आना, है ना। तो पैसे अभी आपके पास है नहीं कि आप इमीडिएटली दही ला सकते हो। वैसे तो अगर आपका जो दुकानदार है वो एटीएम कार्ड एक्सेप्ट करता है तो ला सकते हो, बट मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर काम है जो किसी काम के खत्म होने पर डिपेंडेंट है। हम यहाँ क्या बता रहे हैं, जब डेटा आ जाएगा उसके बाद ये एग्जीक्यूट करना। ये बार बार आपको सिंटेक्स से घबराना नहीं, सिंटेक्स को समझना है। ये फंक्शन है, ये इमीडिएट कोड हमने नहीं दिया, एक फंक्शन पास किया है जिसको भी हमने एग्जीक्यूट नहीं किया। हमने बोला है बाद में इसको एग्जीक्यूट कर देना, जब आपके पास डेटा आ जाएगा तब इसको एग्जीक्यूट कर देना, जब हमारा डेटा एंड हो जाएगा तब इसको एग्जीक्यूट कर देना। उसके बाद हम आगे बढ़ गए। यही एसिंक प्रोग्रामिंग है। क्या यहाँ ये क्या हो रहा है, एसिंक हो रहा है। हम ये बोल रहे हैं एसिंक्रोनसली चलेगा, यानी बाद में चलेगा। एसिंक्रोनस का मतलब क्या है, बाद में चलेगा। तो यहाँ मैं क्या बोल रहा हूं कि ये कोड तब चलेगा जब डेटा आ जाए, ये कोड तब चलेगा जब एंड हो जाए।
तो इसलिए क्या हुआ, ये दोनों कोड इमीडिएटली नहीं चले, ये उसके बाद सीक्वेंस में था तो ये चल गया, ये एसिंक नहीं है तो सिंक में हमने लिखा हुआ है, डायरेक्टली लिखा हुआ है तो 4 चल गया। उसके बाद जब चंक आया तो चंक चल गया, जब एंड आया तो एंड चल गया, है ना। इनमें भी कोई सीक्वेंस जरूरी नहीं है, यहाँ सीक्वेंस जरूरी है कि पहले डेटा आएगा तभी एंड हो पाएगा, बट ये जरूरी नहीं जो पहले लिखा है वो पहले आए, वो जो बाद में लिखा है वो बाद में। मैं इनका ऑर्डर अगर चेंज भी कर दूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इसको एंड को पहले लगा दूं और इस वाले को बाद में लगा दूं। अगर मैं फिर भी चलाकर देखूंगा, सम चलाऊंगा, देखिए अभी भी क्या हुआ, 1 आया 4 आया, पहले चंक आया उसके बाद एंड इवेंट आया। तो ये किस बेसिस पर चलेंगे, ये इवेंट कब आ रहा है, जब इवेंट आएगा तभी हम रिएक्ट करेंगे, जब टीचर आएगा तभी तो अपनी सीट पर शांति से बैठेंगे, उसके अलावा तो दंगा करेंगे, शैतानी करेंगे, चिल्लाएंगे। तो ये भी वही हो रहा है, जब इवेंट आएगा तब ये वाला कोड चलेगा। तो यही एसिंक कोड का गेम है। इसीलिए हमने जो रिस्पॉन्स भेजा था, कहाँ भेजा था रिस्पॉन्स, हमको कहाँ भेजना चाहिए था। अगर हम 5 में कैलकुलेटर के अंदर जाकर देखेंगे, इसको ठीक से चलाने के लिए हमने क्या किया था, अगर मैं आ जाऊंगा सम के अंदर, तो हमने बोला कि यार ये जो रिस्पॉन्स भेजने वाला काम है ना, ये हमको अभी डायरेक्टली जहां रिक्वेस्ट वाला हमने मेथड लिखा हैंडलर वहां नहीं लिखना है, हमने रिस्पॉन्स भेजने वाला काम कहाँ लिख दिया था, हमने ऑन के अंदर ही लिख दिया था कि भाई जब फाइनल डेटा आ जाए, जब एंड हो जाए, जब मैं कैलकुलेट करूंगा मेरा फाइनल सम, मैं रिस्पॉन्स भी तभी भेजूंगा। तब तक क्या करेगी, रिक्वेस्ट वेट करती रहेगी। यानी अगर रिक्वेस्ट मेरे पास आ गई, रिक्वेस्ट का हैंडलर मैंने बंद कर दिया, रिस्पॉन्स अभी गया नहीं है। रिस्पॉन्स कब जाएगा, रिस्पॉन्स तब जाएगा जब एंड आ जाए मेरे पास, मैं उसके बाद अपनी कैलकुलेशन कर चुका हूं। जब मैं अपनी कैलकुलेशन कर चुका हूं उसके बाद मैं हेडर लगाकर रिस्पॉन्स भेजूंगा। जबकि यहां हमने जो नए कोड में लिखा, हमने क्या लिखा, ये काम तुम बाद में कर लेना, यानी हमने कहा बॉडी में तुम पुश कर देना, उसके बाद कैलकुलेट रिजल्ट करना तुम बाद में, है ना। पर एक काम करो, जो रिस्पॉन्स है वो अभी डाल दो। तो अगर रिस्पॉन्स आपने अभी डाल दिया तो बात ही खत्म हो गई, उसके बाद तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। तो यही हमने यहाँ आपको नोट्स में दिखाने की कोशिश की है कि अगर आपने ये बेसिकली डायरेक्टली लिख दिया, अगर डायरेक्टली नहीं लिखा है तो क्या आता रहेगा, वरना ये आता रहेगा कि भाई जो नीचे आपने रिस्पॉन्स भेजा है वो पहले चला जाएगा, ये वाला रिस्पॉन्स बाद में आएगा। यानी इस केस में क्या होता, 404 चला जाता, जो हम यहाँ अपने कोड में चलाने की कोशिश कर रहे थे। पहले जो हम चलाने की कोशिश कर रहे थे, हमने क्या किया था, 404 लगा दिया था, है ना। हैंडलर में अगर हम आएंगे तो ये 404 वाला कोड नीचे था, है ना। तो अगर यहां पर आपने रिटर्न नहीं किया तो क्या होगा, ये कोड पहले चल जाएगा, उसको मिल जाएगा 404, और आपने जो रिस्पॉन्स भेजा है वो अभी आता, जब प्रोसेसिंग हो जाती है उसके बाद आता, बट उसकी वेट ही नहीं होगी, सबसे पहले आपका यही वाला रिस्पॉन्स जो है वो चला जाएगा। ठीक है, तो यहां हमने समझा एसिंक कोड कैसे, हम एसिंक कोड किस तरह से लिख रहे हैं और वो किस सीक्वेंस में किस तरह से वो एग्जीक्यूट होता है, और एग्जीक्यूट कौन करा रहा है। देखिए जो भी कॉल बैक्स हैं वो कहां से आई होंगी, वो आई होंगी लिब यूवी के थ्रू। हमने देखा था लिब यूवी के थ्रू आएंगी इवेंट क्यू के अंदर, इवेंट क्यू से जाएंगी इवेंट लूप के पास, और इवेंट लूप के पास कब जाएंगी, जब उन 6 प्रायोरिटी में से उनकी प्रायोरिटी का नंबर आएगा तो इवेंट लूप के पास वो जाएंगे और उसके बाद आगे काम उनका चल जाएगा, है ना। तो एसिंक कोड में हमने प्रॉब्लम दिखाई और साथ साथ आपको दिखाई कि आपको कैसे फिक्स करना है। जो हेडर, स्टेटस कोड और एंड आप डालने की कोशिश कर रहे हैं वो आप कहाँ डालेंगे, वो आप वहीं पर डाल रहे होंगे। यानी अपने जो एंड मेथड, जब तक आपका एंड ये हुआ नहीं, कॉल बैक आपका एंड नहीं हुआ, तो आपको जो रिस्पॉन्स भेजने का काम करना है वो भी कहाँ करना है, कॉल बैक के अंदर ही आपको ये काम भी करना है ना। ये हुआ बेसिकली हमारा एसिंक कोड। अब एक चीज हमको यहाँ पर और समझनी है, काम हमने अभी यहाँ पर क्या किया हुआ है, जो फाइल लिखने वाला हमारा काम है ना। हम आ जाते हैं पुराने वाले में, सिर्फ चैप्टर 6 में हम बात नहीं कर रहे हैं। चैप्टर 6 में हमने कैलकुलेटर तो लगा ही लिया है। अगर कैलकुलेटर के अलावा हम इससे पहले देखते, हम पहले यहाँ पर क्या कर रहे थे, ऐप और यूजर डॉट जेएस में, है ना, हम इनकी भी एक कॉपी बना लेते हैं। क्या करता हूँ मैं, चैप्टर 6 में एक नया जो फंक्शन है वो बना लेता हूँ, क्या, एक नया फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रख लेता हूँ यूजर, जिसमें यूजर वाला हम काम कर रहे होंगे, है ना। इसको इसके अंदर डाल लेते हैं, कैलकुलेटर को बंद कर लेते हैं, और यूजर के अंदर ये जो हमने ऐप और यूजर वाली फाइल थी, अच्छा मूव नहीं करनी है हमको, कॉपी करनी है, कॉपी पेस्ट, है ना। आप समझ रहे हैं, मैं हर बार नए चैप्टर में इसलिए कर रहा हूँ, नए फोल्डर्स में इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पुराने वाला चेंज ना मिले, हर बार हम नई जगह पर चेंज कर पाए। तो देखिए ये जो हमने पहले लिखा था इसमें क्या था, यहाँ तो हमने कुछ भी नहीं लिखा, ये तो सिर्फ सर्वर स्टार्ट करने का कोड था। यूजर में आ जाते हैं, यूजर क्या कर रहा था, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अगर होम पेज पर आप आए थे तो कंप्लीट कोडिंग लिखा रहा था। एक बार इस वाले प्रोजेक्ट को फिर से चला लेते हैं, आप भूल ना गए हो इससे पहले जो हम काम कर रहे थे, है ना। कैलकुलेटर से बाहर आ जाइए, यूजर के अंदर चलिए और क्या करिए, नोड ऐप डॉट जेएस। इस समय हमने पोर्ट 3001 पर चलाया हुआ था, 3001 पर ये चल गया। यहाँ हम क्या बोलते थे, नाम बोलते थे, मेल फीमेल सबमिट करते थे, अब फाइल बन जाती थी। अभी तो फाइल बनी नहीं है क्योंकि एक बार भी नहीं गया है ना। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ आपको एक चीज दिखाता हूँ, हो क्या रहा है। देखिए ये वाला कोड फिलहाल हम डिलीट कर सकते हैं, आपके पुराने वाले में है ही है ना। देखिए यहाँ हमने क्या किया, ये जो फाइल राइट करने के लिए हमने कोड लिखा है ना, यहाँ स्पेसिफिकली हम मेथड यूज कर रहे हैं, फंक्शन यूज कर रहे हैं, राइट फाइल सिंक। यानी हम इवेंट लूप को, हम जो हमारा इवेंट लूप है उसको क्या बोल रहे हैं, उसके बोल रहे हैं कि ये काम किसी और को मत देना, ये काम तुमको ही करना है। ये मुझे पता है इनपुट आउटपुट का काम है, पर ये काम वर्कर थ्रेड को मत देना, तुम ही करो। वो बोलेगा भाई मेरे पास इतने काम है, इतने सारे कॉल बैक्स मेरा वेट कर रहे हैं, इतनी सारी इनकमिंग रिक्वेस्ट मेरा वेट कर रही है, आपने बोला नहीं तुम ही करो। वो बोलेगा भैया फाइल राइट करने का काम, इनपुट आउटपुट का काम मेरी नॉर्मल स्पीड से 1000 गुना स्लो होता है,
आप बोल रहे हो नहीं तुम ही करो, तो होगा क्या, बाकी सारे लोग जो भी इवेंट लूप से अपना कोड एग्जीक्यूट कराने की कोशिश कर रहे हैं सब लोग वेट करेंगे। अब जब तक आपका काम पूरा नहीं होगा सब लोग वेट कर रहे होंगे। तो ये तरीका तो बहुत अच्छा नहीं है ना। हमको क्या करना चाहिए, राइट फाइल सिंक तो नहीं यूज करना चाहिए, तो हम इसकी जगह क्या यूज करना चाहिए, हम इसकी जगह यूज करेंगे जो हमने यहाँ आपको दिखाया। तो देखिए ये क्या कर रहा है, राइट फाइल सिंक ये ब्लॉक कर देता है सब कुछ, यानी दिस ब्लॉक्स एवरीथिंग। जब तक ये अपना काम पूरा करके नहीं आएगा तब तक आपका पूरा इवेंट लूप ब्लॉक्ड रहेगा। तो ये अच्छी बात नहीं है, आपका मेन थ्रेड ब्लॉक्ड रहेगा। हमको आइडियली हमेशा इवेंट लूप को जल्दी से जल्दी खाली करना है। हमारी जो पूरी कोशिश है वो यही होनी चाहिए कि जो भी काम है वो ज्यादा से ज्यादा जो वर्कर थ्रेड है वो कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कोई लिमिट नहीं है, वो अपना काम अपनी स्पीड से कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप ये करते हुए किसी और को ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, कोई और आपका वेट नहीं कर रहा है। तो ये काम करना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है जो अभी हमने यहाँ पर किया। तो इसके लिए आप कौन सा मेथड यूज कर रहे होंगे, इसके लिए आप इससे अगला मेथड यूज कर रहे होंगे जिसका नाम क्या है, राइट फाइल। ये क्या है, ये एसिंक ऑपरेशन है। तो राइट फाइल सिंक की जगह जो नॉर्मल, देखिए उसने राइट फाइल एसिंक अलग फंक्शन नहीं बनाया, क्योंकि वो बोल रहा है फाइल तो बाय डिफॉल्ट ही एसिंक में मैं राइट करूंगा। अगर आपको सिंक में करानी है तो मैं आपको एक अलग मेथड दे रहा हूं कि अगर कोई बहुत छोटा काम है, बहुत अर्जेंट काम है, आप ये करना चाह रहे हैं तो आप कर लीजिए, अदरवाइज काम तो एसिंक में ही होगा। तो जब आप राइट फाइल बोल रहे हैं तो बोल रहा है एसिंक में काम होगा। और एसिंक में काम कैसे होगा, आपको फाइल का नाम देना पड़ेगा, आपको टेक्स्ट देना पड़ेगा जो आप लिखना चाह रहे हैं, बट साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, एक और आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा, जो एक और फंक्शन होगा जो क्या लेगा, एक एरर फंक्शन वाला आर्गुमेंट लेगा, यहाँ एक कॉल बैक लेगा जिसको एरर मिलेगी कि लिखने में मुझे कोई एरर तो नहीं आई। देखिए एरर हैंडलिंग हम अभी नहीं करेंगे, एरर हैंडलिंग पर हम एक पूरा चैप्टर कर रहे होंगे और यहाँ भी ऐसे कोई एरर आने के चांसेस भी नहीं है। तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, यहाँ बस मैं लिख देता हूँ console.log डेटा रिटर्न सक्सेसफुली। यानी देखिए कॉल बैक कब एग्जीक्यूट हो रहा है, कॉल बैक तब एग्जीक्यूट हो रहा है जब ये फाइल में हमारा काम करा है। यानी libuv कब इसको कॉल करेगा, कॉल भी क्या करेगा, कब इसको इवेंट क्यू में ऐड कर देगा, जब वो जाकर वर्कर थ्रेड में गया, उसने वो फाइल राइट कर दिया user.txt, उसके बाद वो लाकर हमको दे देगा कि लो भाई ये तुम्हारा काम, तुमने बोला था ये काम हो गया है। इसको अब इवेंट लूप एग्जीक्यूट कर देगा, इवेंट लूप के बाद जब भी टाइम होगा वो एग्जीक्यूट करके आपको बता देगा कि भाई आपका काम हो चुका है। तो ऐसा हो सकता है काम हो चुका हो बट अभी एग्जीक्यूट ना हो, इसको एग्जीक्यूट होने में थोड़ा टाइम लग जाए, बेस्ड ऑन मेरा इवेंट लूप कब खाली होगा। तो राइट फाइल भी एक्चुअली हमें ऐसे ही करना चाहिए। तो देखिए पिछली बार भी हमने क्या किया था, अगर इससे पहले हम देखेंगे, हमने ये राइट तो कर दिया था, बट उसके बाद जो हमको ये लोकेशन और रिस्पॉन्स भेजना था, ये हमने कहाँ भेज दिया था, ये हमने पहले ही भेज दिया था यहीं पर, है ना। ये आप पहले भेज चुके थे, एंड आपने बाद में किया, यानी जो एंड के अंदर कोड है तो बाद में चलने वाला है। तो हमने पहले ही उसको बोल दिया कि भाई तू 302 मेन होम लोकेशन पर चला जा, तब तक फाइल राइट भी नहीं हुई है। क्या होगा अगर इसमें कोई एरर हो गई, तो आपने तो क्लाइंट को पहले ही भेज दिया, तेरा काम हो गया। ये हमारा क्या था, हमारा सक्सेसफुल रिस्पॉन्स था कि जब भी फाइल राइट हो जाएगी हम उसको वापस भेज देंगे होम पर। तो हमने रिस्पॉन्स स्टेटस कोड भी सेट कर दिया, हेडर सेट कर दिया, रिस्पॉन्स एंड कर दिया, बट हमने उसको ये बोला नहीं क्या कि भाई तेरा काम हुआ है अभी नहीं हुआ है, क्योंकि काम तो भी हुआ ही नहीं है, काम के लिए तो अभी हम वेट कर रहे थे। तो आइडियली इसकी भी सही जगह क्या थी, हमको कहाँ करना चाहिए था, जब मेरे पास डेटा आ चुका हो, जब मेरे पास एंड आ चुका हो, जब मैं उसके बाद उसको काम कर चुका हूं, जब मैं उसके बाद फाइल भी राइट कर चुका हूं, जब मैंने फाइल भी राइट कर दी है, मुझे तब उसके लिए रिस्पॉन्स भेजना चाहिए कि भाई तेरी फाइल सक्सेसफुली राइट हो गई है। अगर कोई भी एरर आएगा तो मैं उसको ही बोलूंगा कि नहीं तेरी फाइल सक्सेसफुली राइट नहीं हुई। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, रिटर्न res डॉट एंड, है ना, कि भाई तुम रिटर्न कर लो रिस्पॉन्स डॉट एंड कर लो। ये हमने बना दिया। अब देखते हैं इसमें भी एक कोई हमने गड़बड़ की है क्या, है ना। आप में से जो लोग थोड़ा सा इसको नोटिस कर रहे हैं एक बार देखिएगा कि यहाँ पर अभी कोई गड़बड़ है क्या। ये ओनली काम हमने अभी यहाँ क्या किया है, राइट फाइल कर दिया और वो पूरा काम हमने एसिंग कर दिया। यानी अब हम इवेंट लूप को बोल रहे हैं कि ठीक है, तुमको अगर ये काम खुद नहीं करना तो तुम libuv का जो हमारा वर्कर थ्रेड्स हैं बहुत सारे, उनसे आप ये काम करा सकते हैं। एक बार इसको फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। फिर से मैंने इसको स्टार्ट कर लिया। यहाँ मैं नाम दे देता हूँ, मान लीजिए प्रशांत जैन, जेंडर दे देता हूँ फीमेल। अब देखिएगा यहाँ देखिएगा लेफ्ट में, है ना, अभी यहाँ पर सिर्फ app.js फाइल है और user.js फाइल है। अब मैं जैसे इसको सबमिट करूंगा तो क्या हो जाना चाहिए, देखिए user.txt फाइल इमीडिएटली यहाँ पर अपीयर हो गई। अभी यहाँ पर देखिए अभी भी कुछ एरर्स हैं, है ना, जो कि मैं बात कर रहा था, आपने नोटिस किया क्या, देखेंगे हमने क्या गड़बड़ की है। बट अगर मैं user.txt में आकर देखूँ तो देखिए जो डेटा मैंने भेजा था वो डेटा यहाँ पर आ गया, बट सर्वर मेरा क्रैश हो गया, सर्वर मेरा बंद हो गया। अभी अगर मैं दोबारा वापस होम पेज पर जाऊंगा, अभी तो उसने पुराना पेज लोड कर लिया, बट अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो सर्वर बंद हो चुका है। सर्वर बंद क्यों हो चुका है एक बार ये समझते हैं ना। वापस आ जाते हैं अपने कोड पर, अब देखते हैं यहाँ हमने क्या गड़बड़ की। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आप हेडर सेट करने की कोशिश कर रहे हैं बाद में, जब ऑलरेडी ये मर चुका है। और ये बाद में कब बोल रहा है, बाद में आपने कब किया है, बोल रहा है लाइन चैप्टर नंबर 6 यूजर में लाइन नंबर 40 आपने बाद में किया। लाइन नंबर 40 क्या है, ये तो हेडर हमने तो तुरंत ही कर दिया था जब फाइल एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अब क्या दिक्कत है, अब देखिए दिक्कत ये है हमने यहाँ अभी भी क्या नहीं किया। देखिए एल्स इफ अगर मेरा काम हो गया था, मैंने उसके बाद भी ये रिस्पॉन्स फिर भी भेज दिया है ना, क्योंकि ये तो बाद में चलेगा, रिस्पॉन्स डॉट एंड अभी चला ही नहीं, पहले ये चल जाएगा और ये बेसिकली चल जाएगा, क्योंकि एल्स इफ पूरा हुआ, एल्स इफ के बाद ये आएगा,
यानी हम उसको ये भी भेज चुके हैं। इसलिए आपने देखा यूआई पर जब हमने काम कर दिया था तो हम रीडायरेक्ट नहीं हुए थे 302 पर। एक बार मैं आपको दोबारा कोड चलाकर दिखा देता हूँ। हम एक्चुअली लग रहा था कि हमको रीडायरेक्ट होना है, बट हम रीडायरेक्ट हुए नहीं। अगर मैं यहाँ कर दूँ इस बार मीरा जैन फीमेल सबमिट, तो देखिए हम कहाँ आए, हम आए लाइक शेयर सब्सक्राइब पर। जबकि हमने रिस्पॉन्स क्या दिया था, हमने तो बोला था 302 होम पर चले जाना, बट वो नहीं चला। वो क्यों नहीं चला? क्योंकि वो हमने मूव कर दिया इसके अंदर। पहले जब हमने बाहर मूव किया हुआ था तो दिक्कत क्या थी, तब वो हमारे फाइल राइटिंग का ही वेट नहीं कर रहा था, तब वो पहले ही 302 कर दे रहा था। अब जब हमने कहा अंदर चले जाओ तो क्या दिक्कत है, तो ये बाहर वाला कोड पहले ही एग्जीक्यूट हो जा रहा है। तो हमको आइडियली क्या करना चाहिए, दो तरीके हैं इसको फिक्स करने के। पहला तो आप इसमें इसको डालें एल्स के अंदर कि भाई अगर मैं ऊपर मैच हो चुका हूं तो तुम्हारा काम नहीं, तुमको तभी आना है जब एक भी मैच नहीं हुआ हो, है ना। जब मेरा पाथ मैच नहीं हुआ है तभी आपको एग्जीक्यूट होना है। एक तो ये फिक्स है, एक बार ये चलाकर देख लेते हैं। मैंने फिर से चला लिया ऐप जेएस। फिर से मान लीजिए मीरा जैन को मेल कर देते हैं इस बार, है ना। वैसे मीरा जैन फीमेल है, पर मीरा जैन को अभी हम फीमेल यहाँ पर लिखा हुआ है, अभी मैंने मेल कर दिया। अब मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ। देखिए जैसे ही मैं सबमिट करूंगा ये जेंडर मेल आ गया, यानी ठीक से राइट हो गया और डेटा रिटर्न सक्सेसफुली भी आ गया। हम वापस होम पेज पर भी आ गए और यहाँ पर सारा काम ठीक हो गया, यानी जो हम चाह रहे थे वो हो गया। इसका दूसरा तरीका क्या है करने का, कि हम अंदर यहाँ से रिटर्न कर दें। यानी जब ये रिस्पॉन्स डॉट ऑन लगाया, यहाँ पर एक रिटर्न स्टेटमेंट लगा दें या इसके बाद एक रिटर्न स्टेटमेंट लगा दें। बेसिकली आपको दूसरा रिस्पॉन्स जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होने देना है, क्योंकि आप ये बोल रहे हो भाई मेरा रिस्पॉन्स अभी एग्जीक्यूट होगा, वेट करो, एसिंक होगा, बाद में होगा, जब मेरा मन करेगा तब उसके बाद में उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट कर लूंगा, है ना। तो इसकी हेल्प से हमने अपना कोड क्या कर लिया, अपना कोड एकदम फिक्स कर लिया है। जो हम राइट फाइल सिंक यूज कर रहे थे, जो कि गलत प्रैक्टिस थी, वो भी हमने फिक्स कर लिया है। और कुछ कुछ आज के चैप्टर में हमने कोशिश की है समझने की कि हम किस तरह से जो मेरा एसिंक कोड है, जो मेरा सिंक कोड है, उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, उसको हम चला सकते हैं ठीक तरीके से, ताकि जो काम जिसके बाद होना है वो काम उसी के बाद हो। जब मेरे पास पूरा डेटा रिसीव हो जाए, मैं प्रोसेसिंग उसके बाद शुरू करूँ। जब मेरा काम पूरा प्रोसेस हो जाए, मैं उसके बाद उसको राइट करने के लिए दूँ। उसके बाद मेरा वर्कर थ्रेड उसको राइट करके वापस आकर मुझे बताए कि आपका काम राइट हो गया है। जब ये पूरा काम हो गया तभी मैं यूजर को बोलूँ कि हाँ तुम्हारा काम ठीक से सक्सेसफुली हो गया, अभी तुम रिडायरेक्ट कर सकते हो, अब मैं तुमको रिस्पॉन्स दे देता हूँ। सर्वर क्या करता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट को रोक कर रखता है जब तक उसको जो पूरा काम उसके लिए करना है वो काम पूरा नहीं हो गया। क्लाइंट की रिक्वेस्ट ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई चली गई, उसके बाद आप फिगर आउट कर रहे हैं कि मुझे इसके लिए क्या करना था। क्योंकि अगर एरर हो गई, गड़बड़ हो गई, तो यूजर को कैसे बताएंगे बाद में। सर्वर कम्युनिकेशन इनिशिएट नहीं करता है इन 99% ऑफ द केसेस। कुछ अलग केसेस होते हैं जहां पर सर्वर भी कम्युनिकेशन इनिशिएट कर सकता है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस सर्वर कभी भी कम्युनिकेशन इनिशिएट नहीं करता है। कम्युनिकेशन हमेशा क्लाइंट करेगा, सर्वर उसको रिस्पॉन्ड कर सकता है, वो भी इमीडिएटली। अगर एक बार आपने रिस्पॉन्स भेज दिया उसके बाद फिर से कोई चांस नहीं उसको रिस्पॉन्स भेजने का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्लाइंट को रोक कर रखना है। ये हम रोक कर रख रहे हैं, हम बोल रहे हैं जब मेरा डेटा पूरा फाइनली राइट हो जाएगा उसके बाद ही मैं उसका रिस्पॉन्स जो है वो राइट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमने देख लिया ब्लॉकिंग कोड और बेसिकली नॉन ब्लॉकिंग कोड हमको किस तरह से बनाना है। अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। इस बार हमने एक्सरसाइज कैसे बनाई है, थोड़ी सी डिफरेंट बनाई है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इस बार हमने अपनी एक्सरसाइज का नाम दिया है रन एंड ऑब्जर्व, है ना। ये जो नोट्स है आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, आपको खुद से लिखना है इस टाइप का कोड, आप खुद से भी लिख सकते हैं स्क्रीन पर पॉज करके, है ना। वरना नीचे आप देख रहे होंगे notes.completecoding.in करके लिंक होगा, वहां आप जाएंगे, हमारे जितने भी अभी तक कोर्सेज हुए हैं सबके लगातार जो भी नोट्स हैं वहां पर अवेलेबल होते हैं। तो आप वहां से भी ये नोट्स जो है वो देख सकते हैं। इस नोट्स में डायरेक्टली टेक्स्ट लिखा होगा, आप इसको कॉपी करके पेस्ट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, अदरवाइज टाइप भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा कोड नहीं है, आप टाइप करके इसको यूज़ करना चाहें तो भी कर सकते हैं। आप इसको बिना टाइप करे समझना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। पर रन एंड ऑब्जर्व पूरी सीरीज में चलने वाला, आपको करना क्या है, इस कोड को आपको पहले मेंटली रन करना है, यानी ड्राई रन जिसको बोलते हैं, ड्राई रन करना है। फिर कंपाइलर से भी रन करके आप एक बार एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं क्या फाइनल रिजल्ट जो है वो आने वाला है। अभी जो फाइनल रिजल्ट है आपका वो मैंने अपने पीछे छुपाया हुआ है जहां मैं खड़ा हुआ हूँ, है ना, ताकि आपको इमीडिएटली ना दिखे। कुछ लोगों को हो सकता है थोड़ा थोड़ा चमक भी गया होगी क्या पहले चलेगा क्या बाद में चलेगा, बट आपको आइडियली करना कि आपको इसको पॉज करना है, आपको उसको देखना है कोड को पॉज कर देखिए, अपने आप करिएगा, वरना क्या होगा, सिर्फ आप मेरी बातों से समझ जाएंगे। पहले एक बार अपने आप देखने की कोशिश कीजिए, आपके हिसाब से क्या काम पहले होगा क्या काम बाद में होगा, है ना। और एक बात मैं और बता दूं, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी एकदम 100% एक्यूरेट नहीं है, यानी इसमें ऑर्डरिंग रन टाइम पर चेंज भी हो सकता है जब आप चलाएं तो ऑर्डर थोड़ा सा डिफरेंट आए, बहुत सारे केसेस में मैं चलाऊं तो डिफरेंट आए। हमको यहाँ समझना क्या है, हमको यहाँ समझना ये कि किस तरह से हम फिर भी इसको चलाकर देख सकते हैं, क्या कोड सिंक्रोनस चलेगा, क्या एसिंक चलेगा, क्या कब चलेगा, बाद में चलेगा, ठीक है। ये हम देखने वाले हैं। तो एक बार पहले पॉज करके इसको चला लीजिए, उसके बाद में इसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये कोड कैसे चलता है, कैसे ये नहीं चलता है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें किस किस तरह से एग्जीक्यूशन होने वाला है। एक तो ये ना, मेरी टी शर्ट जो है इसमें है ग्रीन कलर, और ये ग्रीन कलर जो है मेरा स्टूडियो जो है कर रहा है गायब, है ना। सो मिस्टर इंडिया दिखता था ना, दिख रहा होगा आपको मेरी छाती के आर पार, पीछे वाला जो कंटेंट है वो दिख रहा है ना। ग्रीन ग्रीन कलर ये कर रहा है रिमूव, चलिए कोई बात नहीं। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, रन एंड ऑब्जर्व में हम देख रहे थे किस तरह से कोड चलेगा। तो देखिए अगर हम देखना स्टार्ट करें, इसने क्या किया है, पहले रिक्वायर लिया है एफएस, है ना। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, पहला लॉग स्टेटमेंट है स्टार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट,
है ना। तो ये तो देखिए सिंक ही लग रहा है, तो सबसे पहले मुझे लग रहा है सबसे पहले तो 1 नंबर ही आना चाहिए अगर कोई लिखवा रहा है तो। उसका सिंक्रोनस ब्लॉक है, उसके बाद इसने बता ही दिया है ना, हमने थोड़ा सा बता हेल्प भी कर दिया है। कंसोल डॉट लॉग रीडिंग फाइल सिंक्रोनसली, उसके बाद ये बोल रहा है भाई मैं फाइल सिंक्रोनसली रीड कर रहा हूँ, तो फिर 2 भी आ जाना चाहिए, अभी तो कंसोल लॉग ही हुआ है। फिर हमने फाइल को रीड किया, सिंक्रोनस वे में रीड किया, है ना। आइडियली ये क्या है, गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बट इसने कर लिया, तो क्या हो रहा होगा, इवेंट लूप पूरा वेट कर रहा होगा इस टाइम पर। उसके बाद क्या हुआ, सिंक्रोनस रीड कंप्लीट, फिर आना चाहिए 3, सिंक्रोनस रीड कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ 4 रीडिंग फाइल एसिंक्रोनसली, फिर 4 आएगा। देखिए उसके बाद इसने क्या किया, उसके बाद पहले आ गया है 5, नंबरिंग भी हमने सही वाली दे दी है, यानी एक्चुअल जो आंसर है उसमें भी क्या होना चाहिए, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 ही सही आंसर है, क्योंकि यहाँ जो ऑर्डरिंग है वही आपके हिसाब से दी हुई है कि जब ये 4 चल जाएगा उसके बाद पहले 5 चलेगा, क्योंकि हमने इसको बोल दिया कि भाई फाइल रीड करना, और जब रीड हो जाए पूरा तो मेरा ये जो माफ कीजिएगा, जब फाइल पूरा रीड हो जाए तो मेरा ये जो कॉल बैक है ये आप एग्जीक्यूट करना। तो क्या होगा, 4 के बाद पहले चल जाएगा 5, और जब फाइल एसिंक्रोनसली रीड हो गई है उसके बाद चलेगा ये, है ना। फाइल हमने राइट तो करके देखा है, अभी रीड करके नहीं देखा, ये सब भी हम कर रहे होंगे, बट आपको सिंटैक्स मोटा मोटा देखकर समझ आ जाना चाहिए कि वही सिंटैक्स है, काम किस तरह से चल रहा होगा। तो अगर हम यहाँ ऑब्जर्व करने की कोशिश करें किस तरह से कोड चलेगा, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, मैं हल्का सा हट जाता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, यही वाला जो स्टेटमेंट है यही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, एक और रन ऑब्जर्व करेंगे, इस बार इवेंट लूप सीक्वेंस के लिए हम देख रहे होंगे, है ना। अगेन मैं इस बार पूरी एक्सरसाइज नहीं करूंगा, आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर पॉज कर लीजिए, एक बार पहले खुद इसको चलाकर देखिए। इस बार नंबर्स गड़बड़ हो सकते हैं ना, मैं ऐसे हाथ लगा लेता हूँ, इस बार नंबर्स गड़बड़ हो सकते हैं, ऊपर नीचे एग्जीक्यूशन होगा, बट आपको बताना है कि आपके सबसे सही ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना, कैसे बता रहे हैं हम। इवेंट लूप का सीक्वेंस कैसे चलेगा, सबसे पहले चलेगा स्टार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट, है ना, तो 1 आना चाहिए, बिल्कुल, ये 1 भी 1 जैसा नहीं लग रहा मेरा, है ना, 1 आना चाहिए। उसके बाद मैंने क्या बोला, माइक्रो टास्क क्यू प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व माइक्रो टास्क क्यू, हमने बोला है माइक्रो टास्क क्यू रिजॉल्व होगा, है ना। ये मैं अगेन यहाँ पर बता देता हूँ, जो वीडियो मैंने बोला था हाउ जावास्क्रिप्ट वर्क्स, वो आज जाकर आप चेक कर सकते हैं, उसमें अगेन टास्क माइक्रो टास्क सबको बहुत क्लियरली हमने बताया, बट यहाँ पर हम बता रहे हैं प्रॉमिस चला है यहाँ पर, है ना। तो ये तो देखिए एसिंक लग रहा है, बाद में चलेगा, तो इमीडिएटली तो नहीं चलने वाला। उसके बाद टाइमर क्यू आ गया, कि उसके बाद टाइमर चलना चाहिए, है ना, तो ये भी एसिंक है, ये भी बाद में चलना चाहिए। फिर आयो, हमने रीड फाइल बोल दिया, ये भी एसिंक है, जब फाइल रीड हो जाएगी तब चलेगी, तो ये भी नहीं चलना चाहिए। फिर चेक क्यू, है ना, हमने बोला इमीडिएट, यानी चेक क्यू क्या होता है, सेट इमीडिएट हमने कर दिया, सेट इमीडिएट भी अभी हमने देखा था कि भाई ये भी इमीडिएटली एग्जीक्यूट कर दो, पर है तो एसिंक इमीडिएटली, तो ये भी नहीं चलेगा। फिर हमने बोला प्रोसेस डॉट ऑन एग्जिट, ये क्या है, ये क्लोज क्यू टाइप का ऑपरेशन है, क्लीन अप टाइप का ऑपरेशन है, तो ये भी अभी नहीं चलेगा। सबसे पहले उसके बाद क्या चल जाएगा, 7 चल जाएगा, तो 1 के बाद आ जाएगा 7, है ना, 1 के बाद चल गया 7। उसके बाद देखिए माइक्रो टास्क क्यू जो होती है उसकी प्रायोरिटी मैक्सिमम होती है, सबसे पहले माइक्रो टास्क क्यू चलता है, तो यहाँ उसके बाद आया 2, है ना। आपको बहुत सारे लोगों ने हो सकता है लगाया हो कि टाइमर पहले आएगा, बट उसके बाद पहले आता है माइक्रो टास्क, माइक्रो टास्क के बाद क्या आएगा, टाइमर, टाइमर की प्रायोरिटी उससे भी ज्यादा है। एक्चुअली जो माइक्रो टास्क है ना वो इवेंट क्यू में आता ही नहीं है, वो एक दूसरी क्यू में आता है जिसको माइक्रो टास्क क्यू बोलते हैं, जिसकी प्रायोरिटी इवेंट क्यू से भी ज्यादा होती है। माइक्रो टास्क क्यू में जो भी है बाकी सारे इवेंट क्यू वाले छूट जाएंगे, पहले माइक्रो टास्क क्यू चलेगा, है ना। अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो। उसके बाद चल गया नंबर 3, नंबर 3 के बाद क्या चलेगा, देखिए जो हमने इमीडिएट बोला है वो चलेगा, है ना, सेट इमीडिएट, तो यहाँ चलेगा 5। उसके बाद जो आईओ ऑपरेशन चल रहा है वो चल रहा होगा, और क्लीन अप वाला सबसे बाद में चलेगा। देखिए जो 5 और 4 है, कई बार इनका जो ऑर्डर है वो चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन फाइल ऑपरेशन ने कितना टाइम लिया और सेट इमीडिएट ने कितना टाइम लिया। यहाँ हम ये मानकर चल रहे हैं कि फाइल ऑपरेशन रीड करने में, राइट करने में थोड़ा सा टाइम लेता है, इसलिए 5 वाला पहले चल गया, 5 क्यू पहले एंटर कर गया होगा, 4 बाद में चला होगा, है ना। पर मोटा मोटा क्या, अगेन यहाँ जो ऑर्डरिंग है, जो रिजल्ट है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्जैक्टली इंपॉर्टेंट यह है कि आपको समझ आए कि इन सब चीजों की प्रायोरिटी अलग अलग है। हालांकि इसमें ये भी मैटर अभी कर रहा है कौन सा आपने पहले लिखा है कौन सा बाद में लिखा है, क्योंकि उसी बेसिस पर उनका काम खत्म हो रहा होगा, उसी बेसिस पर वो क्यू में एंटर कर रहे होंगे। तो प्रायोरिटी तो तभी आएगी ना जब आप लाइन में जाकर खड़े हो। आप अगर घर बैठे हैं तो आपका टिकट में प्रायोरिटी पहले नहीं होगा, क्योंकि आप घर बैठे हुए हैं। तो प्रायोरिटी किसकी होगी, जो क्यू में उस समय होगा, उस समय जिसकी प्रायोरिटी होगी उस हिसाब से ही चलेगा। बट मोटा मोटा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा कि जो इवेंट लूप है वो प्रायोरिटीज जो है वो किस तरह से सेट कर रहा होता है ना। तो ये आज का हमारा चैप्टर यही था, कितनी सारी चीजें हमने देखी। इवेंट ड्रिवन बेसिकली किस तरह से होता है, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर कैसे चलता है, इवेंट कैसे एमिट होता है, कैसे उसको कैच करते हैं वो देखा, है ना। ये थोड़ा सा ऑर्डरिंग यहाँ पर गड़बड़ हो गया, एसिंक कोड और ब्लॉकिंग कोड हमने देखा, उसके अलावा सिंगल थ्रेडेड वीयू V8 नोड रन टाइम इवेंट लूप सारे हमने चलाकर देखे, है ना। मैं अगेन बोलता हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है कि हम ये नोड जेएस काफी डीप में भी पढ़ा रहे हैं, है ना। आज का भी देखिए मोस्टली थ्योरेटिकल जो था, कंसेप्चुअल मुझे बोलना चाहिए, एक्चुअली थ्योरेटिकल नहीं, जो कंसेप्चुअल था वो चीज़ हमने समझाई ताकि आपको इंटरनली समझ आ पाए
है ना। अगेन मैं बता रहा हूँ, इतनी डेप्थ में कोई पेड कोर्सेज में भी नहीं जाता है ना। पर हम यहाँ इसलिए आपको समझा रहे हैं कि सब चीज़ हमारा बेसिकली एक तरह से मिशन है कि हम बहुत क्वालिटी एजुकेशन फ्री में यूट्यूब पर दे पाएँ। जैसा आपने देखा होगा, हमने रिएक्ट में भी किया, अभी भी हम कर रहे हैं, और बहुत सारे कोर्सेज में जावा हमने 36 आवर्स में पढ़ाया है, सी हमने 36 आवर्स में पढ़ाया है। तो ये सब हमारा मिशन रहा है, हमारा मेरा गोल है कि ये सब चीज़ें हम आपको फ्री में दे पाएँ, है ना, यूट्यूब पर दे पाएँ और बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ दे पाएँ। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ कितना बेसिकली आपका प्यार मिल रहा है उसी बात पर डिपेंड करेगा कि मैं आगे इसको कितना काम कंटिन्यू कर पाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एंड करते हैं। अगेन जो अगला हमारा चैप्टर है उसमें हम दोबारा से नए कॉन्सेप्ट सीख रहे होंगे, ताकि हम नोट जेएस में और नए नए काम कर पाएं। अभी तक तो हम सिर्फ रिक्वेस्ट ले पा रहे हैं, उसको पढ़ पा रहे हैं, फाइल राइट कर पा रहे हैं और रिस्पॉन्स भेज पा रहे हैं। बेसिक चीज़ें हमने देखी हैं, पर इसको हम बहुत टीम पे देखेंगे और बहुत जल्दी एक्सप्रेस जेएस पर आएंगे, ताकि वो भी बहुत ज़्यादा टफ कोड हमको ना लिखना पड़े, बहुत जल्दी चीज़ें आसान हो जाए, है ना। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।